वेबिनार है। तो मेरा नाम नवनीत है और मैं इब्तिदा संस्था, जैसा योगेश ने बताया, उसमें काम करता हूँ। पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ, अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ। इब्तिदा अलवर वाले क्षेत्र में करीब 23 सालों से काम कर रही है, विशेष करके मेयो बहुल इलाका है, उस इलाके में काम कर रहे हैं। तो हमारा काम मुख्य रूप से महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा के ऊपर है, और कुछ वर्षों से हम लोग अभी एडोलेसेंट गर्ल्स के साथ में भी काम कर रहे हैं, और इसी के साथ में हमारा संपर्क बढ़ा, खास करके जब हमने लड़कों के साथ में काम करना शुरू किया, जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव जो काम है उसको देखते हुए। पूर्वी जी को मैं आई एम प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस पूर्वी जी विथ यू। पूर्वी 2016 में उन्होंने साहस का, शी वाज अ को-फाउंडर ऑफ साहस, उन्होंने स्थापना किया साहस का। एक विजन ये था कि भाई जेंडर बेस्ड वायलेंस से उसको खत्म किया जाए, है ना, पूरे समाज से खत्म किया जाए। उस दृष्टि से उन्होंने साहस संस्था की शुरुआत की। वो खास करके जेंडर, सेक्सुअलिटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इन मुद्दों पे वो प्रोग्राम डिजाइन में और उनके फैसिलिटेशन में, इम्प्लीमेंटेशन में वो जुड़ी हुई रही हैं शुरुआत से। और उनका काम जो है एडोलेसेंट गर्ल्स के साथ में, यंग लोगों के साथ में, महिलाओं के साथ में और पुलिस के साथ में भी है। और थोड़ा आप गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि वो टेडेक्स स्पीकर भी हैं, काफी इंस्पायरिंग टॉक है, थोड़ा मैंने सुना है उसको, आप लोग भी सुने जब भी आपको मौका मिले तो। और आज का जो हमारा वेबिनार है उसका टॉपिक है डीकंस्ट्रक्टिंग जेंडर, और इसके साथ ही मैं पूर्वी यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि अपनी बात रखें वो हम लोगों के साथ। वेलकम पूर्वी, फ्लोर इज ऑल योर्स नाउ। धन्यवाद नवनीत एसियत। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप सभी के साथ बातचीत और जुड़ कर आज बातचीत कर पाऊंगी। जैसा कि मेरा परिचय ऑलरेडी दे दिया है, मेरा नाम पूर्वी यादव है। मैं दिल्ली बेस्ड संस्था साहस की सह संस्थापक हूँ। साहस का मतलब है ताकत, या जो ताकत हमें जानकारी से आती है, ऐसी ताकत जिससे हम सवाल उठा सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं और चीज़ों को, बातों को वैसे देख सकते हैं जैसे हमें दिखाया नहीं जाता। कई बार पर्दे के पीछे बहुत ज़रूरी बातें होती हैं जो हमें छुपा दी जाती है, जाने में अनजाने में, या फिर ये कहा दिया जाता है कि सालों से ऐसा चल रहा है तो भाई चलते रहो। तो साहस के जरिए हमारा मकसद या ऐसा है कि हम उन बातों को जिस बातों पे पर्दा पड़ा रहता है, जो हमारे समाज में बहुत टैबूड है, जेंडर पे बात करना, यौनिकता पे बात करना और प्रजनन स्वास्थ्य पे बात करना, उस पे हम बात करते हैं। तो कल की कार्यशाला में भी आपने काफी शब्द सुने होंगे, और आजकल के समय में कुछ शब्द बहुत सुनने को मिलते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस्ड वायलेंस यानी जेंडर आधारित हिंसा, जेंडर गैर बराबरी, जेंडर भेदभाव। इन सभी चीजों में एक शब्द बहुत कॉमन है जिसे कहते हैं जेंडर। भाई ये जेंडर है क्या? इस जेंडर से हमारा क्या मतलब है, जेंडर का क्या मायने है और हमें इस पे बातचीत करनी क्यों जरूरी है? या फिर यूँ कहिए कि मेरा लड़की होने का क्या मायना है या मेरा लड़का होने का क्या मायना है, और ये शब्द हमारे जीवन में कैसे प्ले आउट करता है या हमारे जीवन को कैसे फर्क पड़ता है इस शब्द से, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे आने वाले 1 घंटे में। क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हम लोग एक्टिविटी के जरिए थोड़ा बातचीत, जहाँ पर आप कुछ बोले मैं कुछ बोलूँ, बातचीत हो पाए, कुछ ऑनलाइन जैसी एक्टिविटी हो सकती है वो करें। इसके लिए सत्र हमारा सुचारू रूप से चले, सही ढंग से चले, उसके लिए कुछ बातें हैं जो हम ध्यान में रख सकते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, हम लोग तकरीबन 99 लोग जुड़े हुए हैं इस पूरी सत्र से, तो मेरी आपसे बस उम्मीद है कि आप इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखिए। सबसे पहले है ध्यान से सुनना। हमें बचपन से सिखाया जाता है सुनो सुनो सुनो, टीचर कुछ बोल रहा है तो सुनो, माँ बाप बोल रहे सुनो। तो यहाँ पर ध्यान से सुनने का मतलब ये है कि जब भी कोई भी शख्स, मैं या फिर हमारी बातचीत में अगर कोई भी जो प्रतिभागी है वो कुछ बोलना चाहे तो उसकी बात ध्यान से सुने, बीच में काटे ना। कई बार क्या होता है, जब हम लोग बोल रहे होते हैं तो दूसरा जो सुनता है उसके दिमाग में कहानियां बनने लगती हैं, सवाल उठने लगते हैं, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या इससे ये पूछा जा सकता है। ये हमारी बहुत आम सी टेंडेंसी है। तो आने वाले 1 घंटे 1.5 घंटे में मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, जब कोई इंसान, कोई भी शख्स, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे प्रतिभागी हो, चाहे संस्था का जुड़ा हुआ सदस्य बोल रहा हो,
तो बस उसकी बात को ध्यान से सुने। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सवाल है या आपको इसकी बात सही नहीं लग रही है, आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं, तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या आप थोड़ा सा इंतजार करके वो जो आखिर का आधा घंटा है वहां पर हम बातचीत कर लेंगे। दूसरा है रिस्पेक्ट। अगेन हमें रिस्पेक्ट, आदर करना बड़ों का, टीचर का, सबका सिखाया जाता है। यहाँ पर हम सभी अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हैं, अलग अलग राज्यों से। हो सकता है हमारी बोलचाल में फर्क हो, हमारे अनुभवों में बहुत फर्क है, हम जेंडर को कैसे समझते हैं उसमें फर्क है, हम अपने जीवन को कैसे देखते हैं, और हमारी उम्र में, हमारे वेशभूषा में, सब में बहुत फर्क है। तो कोशिश करेंगे कि वो सबका आदर करते हुए लोगों का अनुभव पहले सुने। और अगेन अगर आपको कोई चीज सही नहीं लगती, अगर आप, क्योंकि हम मनुष्य है, हम लोग यहाँ पर जेंडर की बात कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है आप एक दूसरे से सहमत हो। वो जो असहमति है या अगर आपका पक्ष है तो अगेन चैट बॉक्स में लिख लें या थोड़ा सा इंतजार कर लें, और कोशिश करें कि वाद विवाद में ना फंसे। हमारा मकसद यहाँ पर चर्चा करना है, वाद विवाद हम बाद में देख सकते हैं। तीसरा है खुलापन। हम मुझे ऐसा देखकर लग रहा है कि कुछ लोग संस्था के जुड़े हैं, कुछ कॉलेज वाले होंगे, कुछ अलग अलग स्थानों से आते हैं, तो हो सकता है आपको जेंडर की कुछ जानकारी हो सकता है आपकी खुद की कुछ एक्टिविटी में आपने भाग लिया हो सकता है आप लोगों के साथ जेंडर पे ही बात करते हो। तो कई बार ऐसा लग सकता है इसमें मैं क्यों भाग लूं, मैं सिर्फ सुनने के लिए आया हूँ। तो मेरा सत्र आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा अगर आप भाग नहीं ले पाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जो भी एक्टिविटीज कराई जाए खुलकर भाग लें। हो सकता है कुछ लोगों को बोलने का मौका मिल जाएगा, और कुछ लोग जो नहीं बोल पाए या हमारे पास क्योंकि कम समय, तो आप चैट पे अपनी बातें लिखें, पर याद रखिए खुलकर भाग लें। 1 घंटा जो आपने इन्वेस्ट किया है उसको यूज करें। लास्ट है खुलापन, खुले दिल से भाग लीजिए। बस यही मेरा निवेदन है। तो आशा करती हूँ कि आने वाले 1-1.5 घंटे में हम कोशिश कर लेंगे। हो सकता है आपको कोई चीज सही नहीं लगे तो अगेन चैट बॉक्स खुला हुआ है, कभी भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अभी हम सत्र को आगे बढ़ाएंगे। और अभी मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन रखूंगी, कुछ स्लाइड्स हैं, उस पर कुछ शब्द लिखे होंगे। अब इन शब्दों को देखकर आपके दिमाग में सबसे पहला नाम क्या आता है? क्या ये काम या व्यवहार एक औरत का है या आदमी का है? आपके पास 2 ही ऑप्शन है, लड़का या लड़की, है ना? और तुरंत लिखना है। तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जवाब, या फिर आप अपने पास, अगर आपके पास पेपर है तो उसमें लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैं स्लाइड्स 5 सेकंड के बाद हटाती जाऊंगी। तो बिना सोचे समझे दिमाग में पहली छवि, ये शब्द देखा, पुरुष का है या महिला का है? अगर आपको पता समझ में आ गई हो मेरी बात, तो आप हाथ या आपके इमोजी में हैंड रेज वाला है वो कर सकते हैं। तो क्या मैं प्रेजेंटेशन में शेयर कर रही हूँ? ठीक है, परफेक्ट। ओके, आप देख सकते हैं आपके सामने 2 शब्द है लिखे हुए।
ओके, अगेन ध्यान से सुनना, मैंने आपको 2 ही ऑप्शन दिए थे, महिला और पुरुष। तो हमने अपना दिमाग, एक्स्ट्रा दिमाग लगाया और हमने दोनों लिखा है, कोई बात नहीं। अब हम फिर से उन स्लाइड्स को देखेंगे और हम ये देखेंगे कि क्या ये काम सिर्फ पुरुष कर सकता है या सिर्फ महिला कर सकती है या दोनों कर सकते हैं। सवाल मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो हम ओके, अगेन नेहा, जो लास्ट है नेहा महावारी, ट्रांस एंड फीमेल लिखा है, ट्रेन चलाना बहुत। फिर मैंने कहा है कि ध्यान से सुनना है, मैंने आपको 2 ही ऑप्शन, जो आपके दिमाग में पहली चीज आती है। ओके, तो अब हम फिर से स्लाइड्स देखेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये काम सिर्फ, यानी क्या ये काम सिर्फ महिला कर सकती है या सिर्फ पुरुष कर सकता है, वो लिखना है। एक सेकंड। ओके, महिला दोनों बहुत, ओके, हमारी फीमेल ट्रेन चलाना बहुत। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जवाब देने के लिए। अंतिका, क्या आप स्पीकर, वो जो माइक्रोफोन ऑन कर दीजिए। ओके, तो क्या आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा कि जो पहला और सेकंड एक्टिविटी थी, जो पहली और दूसरी जो एक्टिविटी में आपने जो सवालों के जवाब दिए, क्या उसमें कुछ फर्क था? क्या आपके जवाबों में कुछ अंतर आया या सेम जवाब थे, या आप इस एक्टिविटी से जुड़ी हुई कोई बात हमारे सामने रखना चाहते हैं? कोई भी अगर बोलना चाहता है तो हम अनम्यूट कर देंगे, आप बोल सकते हैं। 2 पार्टिसिपेंट ने हाथ ऊपर किया है, पाठक और बनकर। हाँ, मेधा बंकर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। यस, हेलो एवरीवन, हेलो पूर्वी। तो मुझे ये कहना था कि कुछ ऐसे बायोलॉजिकल चीज़ें जो होती हैं उनको छोड़ के जो सोशल
चीज़ें होती है, जो अपब्रिंगिंग हमारा होता है या सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, वो दोनों कर सकते हैं। और सिर्फ जो बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पीरियड्स है या प्रेगनेंसी है, तो मैंने पहले एक्चुअली दाढ़ी मूछ सिर्फ मेन के लिए लिखा था, लेकिन फिर आई जस्ट रियलाइज कि वो वुमेन को भी हो सकता है कई जगहों पर हार्मोनल चीज़ों की वजह से। तो वो ये चीज़ों का फ़र्क है। और मुझे रियलाइजेशन ये हुआ कि जब हम जेंडर की बात करते हैं तो एसेंशियली हम लोग सिर्फ मेन और वुमेन के बारे में बात करते हैं। जो तीसरा जेंडर है हमारा, जिसको एक्सेप्टेंस आ गया है, लेकिन वो हमारे दिमाग में इस तरीके से फीडेड है कि जब भी हम जेंडर के बारे में बात करते हैं तभी खुल के ये दो चीज़ें ही सामने आती है, जबकि ये तीसरा जेंडर भी एज एन ऑप्शन भी हमारे साथ होना चाहिए। तो ये मुझे ऐसा रियलाइज हुआ, हमारी खुद की कंडीशनिंग इस तरीके से होती है। ये दो एक्टिविटीज के बीच में मुझे इस चीज का रियलाइजेशन हुआ। थैंक यू मेधा। अभी हम मैं महिला और पुरुष क्यों बोल रही हूँ उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और बहुत अच्छा पॉइंट आपने बात की, पर एक्चुअली तीसरा जेंडर, अगर हम टाइप्स ऑफ जेंडर की बात करें तो अभी तक बातचीत में 32 तरीके के जेंडर हैं। पर हम जब बातचीत शुरू करते हैं तो हम सारे जेंडर को डिफाइन या टाइप्स नहीं बता सकते। और हमारी बोलचाल की भाषा में भी अगर हम अमूमन बात करें तो जेंडर पहचाने बहुत सारी हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, तो थैंक यू बताने के लिए। अब हमारे पास VN पाठक है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं पाठक जी, आपका पूरा नाम नहीं पता चल रहा मुझे। VN पाठक, हाँ मैडम, बोला जाए। बोलिए। नहीं, इसके पहले मेरा स्पीकर जो था कि आवाज नहीं आ रही थी, तो मैंने पूरा क्वेश्चन सुना ही नहीं है, इसलिए मैं इस मुद्दे पे कोई जवाब देने में असमर्थ हूँ। तो क्या आपने एक्टिविटी में भाग लिया? आपने देखा कि क्या क्या हो रहा था? थोड़ा 10 मिनट लेट हो गया था मुझे जुड़ने में, इसलिए मैं शुरू से नहीं था। कोई बात नहीं। अभी अमीना बेगम है। क्या आप कुछ कहना चाहती हैं अमीना? जी, गुड आफ्टरनून। मैं बोल रही थी, जिस लैंग्वेज भी अगर हम देखें जिस तरह से लिखा हुआ है, तो उसमें भी हमारा एक जेंडर का फील हो। जैसे बातूनी वर्ड से ही लग रहा है कि एक फीमेल वर्ड है, कि लग रहा है कि ये बातूनी एक लड़कियां ही करती है। तो मैं बस उस स्पेसिफिक वर्ड को देख के मेरे माइंड में ये सब था। जैसा और भी लड़कों बॉयज लैंग्वेज जैसे मतलब वर्ड जो होता है लड़कों के लिए, साहसी हुआ, ऐसा कुछ भी वर्ड लैंग्वेज से भी पता चल रहा है कि ये स्पेसिफिक लड़कियां के लिए है, ये लड़के ही साहस है, ऐसा। थैंक यू। धन्यवाद। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? कोई भी जो आपने पहली बार देखा और उसके बाद दूसरी बार में जवाब दिया, तो क्या आपको अपने जवाबों में फर्क था, या इस एक्टिविटी के जरिए आपके दिमाग में कोई बात आई हो, तो वो भी हमारे साथ बांट सकते हैं। तो 1 मिनट और है, अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो। अलका गज भी है। हाँ, बोलिए अलका जी। ये एक्टिविटी को देखते जो शौक आ रहे थे, और सोचा जाए तो समझ में आ रहा था कि चीजें लड़की जैसे भावुक होना, तो भावुक होना यानी लड़का भी भावुक होता है, लड़की भी होती है, लेकिन जैसे हम पढ़ते हैं वो वर्ड तो सबसे पहले लड़की दिमाग में आती है। इसमें कितना भी बोले कि दोनों में वो कॉमन चीजें है, फिर भी वो शब्द देखते ना पहले तो लड़का भावुक होने में लड़की माइंड में आती है, और ऑटो चलाना पहले तो लड़का माइंड में आता है। सो ऐसे मुझे लगा ये शब्द। थैंक यू अलका। अलका ने बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताई कि
जब भी आप कोई शब्द देखते हैं या कोई भी कार्य देखते हैं, कोई व्यवहार देखते हैं, भले हम लोग कितने सालों में उस पर बातचीत कर रहे हो और हमें लगता हो कि चीजें बदल रही हैं या ये काम दोनों कर सकते हैं, पर कुछ शब्दों को देखकर, कुछ कामों को देखकर जो हमारे जो दिमाग है या हम मानसिकता जो बोल सकते हैं, भले ही हम सारी चीजें जानते हो, पर जैसे ही हमारे आता है, जैसे बातूनी हुआ, खाना पकाना हुआ, या भावुक होना हो, भावुक मतलब लड़कियां भावुक होती हैं, ताकतवर मतलब लड़के होते हैं, ऐसा कई बार अगर हम बातचीत कर रहे हैं, हमारी बातचीत में भी आ रहा है, तो वो भी हम पहली नजर में जो काम दिखता है वो हम खुद ही लड़का लड़की में विभाजित कर लेते हैं, भले ही हम लोग इस चीज पे कभी तक भी बात कर रहे हो। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद इस एक्टिविटी में भाग लेने के लिए। अब अगली जो एक्टिविटी है, आई होप आप सभी के पास एक पेपर पेन होगा, अगर नहीं है तो आप थोड़ी देर में ढूंढ सकते हैं। आने वाले 5 या 7 मिनट में बहुत ध्यान से अपने जीवन में थोड़ा झांक कर आपको ये सवाल का जवाब देना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगेन खुलापन, और कोशिश करेंगे कि हम समाज और जनरलाइजेशन ना करें कि लड़कियों को ये कहा जाता है, लड़कों को वो कहा जाता है, या ये है वो है। आपको ऐसे 3 बातें या 3 संदेश जिंदगी में मिले हैं जो क्योंकि आप एक लड़का हो या लड़की हो, 3 ऐसी बातें जो आपसे बोली गई है, कही गई है, आपको महसूस कराई गई है क्योंकि आप एक लड़का या लड़की हो। इस पे आप 5 से 7 मिनट सोच सकते हैं और लिखें। मैंने चैट पे सवाल लिख दिया है। इस चैट पर आंसर मत लिखिए। हाँ, जवाब आपके पास अगर पेन और पेपर हो तो प्लीज वहां लिख लीजिए। अगर आपके पास पेन एंड पेपर नहीं है तो प्लीज आप उसे अपने दिमाग में रखिए, अगर आप बाद में चैट पे लिखना चाहे तो।
जो लोग नए जुड़े हैं तो मैं उनको भी सवाल एक बार रिपीट कर देती हूँ। आप सभी का स्वागत है जो भी लेट एंट्री लिए हैं। बस आपको लिखना है 3 ऐसी बातें या 3 ऐसे संदेश जो आपको दिए गए हैं क्योंकि आप एक लड़का हो या लड़की हो। ओके, विक्रम जी को 2 से ज्यादा याद नहीं आया, कोई बात नहीं, सोचिए, तभी आपको 5 मिनट का समय दिया। अगर सभी का हो गया है तो आई थिंक 5 मिनट हो गए। अंतिका हो गए 5 मिनट, आई थिंक सो, है ना? राइट, ओके। तो क्या कोई बताना चाहेगा, कोई शेयर करना चाहेगा अपने 3 बातें, और जो सहज महसूस करते हैं वो शेयर कर दीजिए। शहनवाज आजम, बोलिए शहनवाज जी। आई थिंक आप अनम्यूट कर दीजिए शहनवाज जी। मैं जगदीश। हाँ, थैंक यू। मैं अनम्यूट था, अभी आपने बोला है तो मौका मिला। जी, सभी को मेरा आदाब। मैं शाहनवाज लखनऊ से। मैंने जो अभी 3 सवाल सुने उसमें ये बताना चाहूँगा मैं कि 3 संदेश दिए गए थे बचपन में कि तुम लड़के हो इसलिए लड़की वाला खेल मत खेलो, खेल को बांटा गया। दूसरा संदेश जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो सामाजिक तौर पे आया तो कहा गया तुमको बाहर के काम करने हैं, तुम बाहर के काम करने की जिम्मेदार हो, बाहर के काम देखने हैं। तीसरा, मेरी शादी हुई तो मुझे कहा गया कि तुम पुरुष हो इसलिए अपनी बीवी पर अधिकार जमाओ, हुक्म जमाओ, सत्ता दिखाओ। ये 3 संदेश मुझे आइडेंटिफाई कराए गए जो मैंने नोट किया है। थैंक यू। थैंक यू शहनवाज जी। जी, मैं जगदीश उत्तराखंड से। एक मिनट, मुझे पता नहीं चल रहा है कैसे खुले हैं, कौन है? जगदीश जी बोलिए। जी। हाँ, तो मैं नमस्ते, मैं जगदीश उत्तराखंड से हूँ। जो लड़का होने के नाते हमें बचपन से ही जो सिखाया गया, पहली बात तो ये सिखाएगी कि तुम लड़के हो, तुम्हारी अपनी समाज में एक पहचान होनी चाहिए, चाहे पढ़ाई के दौरान पढ़ाई में हो या शारीरिक इष्ट पुष्टता में हो, तो एक पहचान होनी चाहिए। एक तो ये हमेशा दबाव रहा, ये सिखाया गया। दूसरा, जब थोड़े थोड़े बड़े हुए कि भाई तुम्हें घर से निकलना है, पैसा कमाना है, घर चलाने वाले तुम ही हो, घर चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और तीसरी चीज एक जो हमें सिखाई गई कि तुम्हें हमेशा साहसी बनना है, डरपोक नहीं होना है, जो कि हमारे लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा जोखिम है, सबसे बड़ा खतरा है। तो ये 3 तरह की चीजें हमें बचपन से ही सिखाई गई। जी, थैंक यू। अभी आप किसी को अनम्यूट मत करना क्योंकि चैट बॉक्स में भी लिखा हुआ है। तो 2 लड़कियों ने हाथ उठाए, पहले मैसेजेस पढ़ लेते हैं फिर उन दोनों का। हेलो, ठीक है। आजिया बेगम, बोलिए। हाँ, मैं बोलती हूँ। मेरी लाइफ में सिर्फ 3 बातें नहीं। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ 3 बातें नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन मैं 3 ही बोल रही हूँ। कि हाँ, घर का काम सीखना, आप लड़की हो तो घर का खाना बनाना, साफ सफाई करना, ये सब काम सीखना। ये सब जो मेरे भाई को ये सब नहीं सिखाया जाता था, लड़की हूँ तो मुझे सिखाया गया है। ये एक है। और एक है, जैसे मैं पढ़ती थी ज्यादा तो ये बोला जाता था कि इतना क्यों पढ़ोगे, पढ़ाई करके क्या होगा, आखिर में तो शादी ही करना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ाई करोगे तो लड़का नहीं मिलेगा, ऐसा ज्यादा टाइट कपड़े मत पहनो, ऐसे कपड़े मत पहनो, वो से कपड़े मत पहनो। तो ये 3 बातें हैं, लेकिन और बहुत सारी बातें हैं। तो हाँ, ये थैंक यू आचिया बताने के लिए। नहीं चाहूंगी। तो हाँ, ये 3 बातें मैं शेयर कर रही हूँ। थैंक यू। मुझे पता नहीं मैंने आपका नाम सही से प्रोनाउंस किया है, पर जो लिखा है उसके हिसाब से वो बोले। एक नेहा मिश्रा का, और आप अनम्यूट कर दीजिए, फिर हम मैसेजेस पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास कम समय। सॉरी। हेलो मैम,
मेरे जीवन में भी ऐसी ही कुछ बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसमें से मैं 3 ही बताना चाहूंगी। जैसे कि बाहर जाकर जॉब करने के लिए हम लोगों को मना किया जाता है। अगर हमें कहीं बाहर जैसे हम लखनऊ में रह रहे हैं और हमें दिल्ली जाके जॉब करनी है, तो उसके लिए बहुत इश्यू क्रिएट होता है, जाने नहीं दिया जाता है। दूसरा है कि आप घर के फैसले नहीं ले सकते हो। अगर आप उसमें अपना सही पॉइंट भी रख रहे हो तो उसे नहीं माना जाता है, क्योंकि आप एक लड़की हो। और थर्ड है कि ये बोला जाता है ज्यादा लड़कों से तुम्हें बात नहीं करनी है। अगर बाहर कोई देख लेगा, हाँ, या तुम किसी को देखते हुए मिल गई तो समाज क्या कहेगा, ये चीजें। जी, थैंक यू नेहा। अब मैं सिर्फ चैट मैसेजेस के थोड़े जवाब पढ़ के फिर हम आगे बढ़ेंगे। श्वेता ने लिखा है कि आंख में आंख डालकर के बात करना लड़कियों का काम नहीं है, नजरें झुकाकर बात किया करो, पैसे कमाकर घर चलाना लड़कियों का काम नहीं, ठीक है। लड़कियों को शर्मा चाहिए क्या, जोर जोर से हंसती है, ठीक है। रात में देर बाहर रुकना, पब्लिक प्लेसेस में यौन करना, काम के लिए और किसी और सिटी में ट्रैवल करना, खुल के हंस नहीं सकते पब्लिक स्पेस में, कपड़े ढीले पहनने चाहिए, गालियां नहीं दे सकते, लाउडली बात नहीं कर सकते, बाहर आने जाने में पाबंदी, 2 खास तौर पे लड़कों के साथ बैठ खेलने को मना किया गया, शुड हैव, छोटे बाल नहीं हो सकते, पैंट शर्ट नहीं पहन सकते, रात को बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। कुकिंग, खाना बनाना लड़कियों का काम है, आपको अपने परिवार की देखभाल करनी है, हमेशा पोलाइट तरीके से बात करनी है, ठीक है। कमाने वाला लड़का, रात में बाहर रुकना, इतना बोल्ड मत बनो, लड़कियों को शोभा नहीं देता, इतनी जोर से मत हंसा करो, लड़की होकर भी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें लड़कों की तरह पाला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और लड़कियों ने बहुत सारे संदेश बोले और 3 संदेश के अलावा भी बहुत सारे, तो क्योंकि समय कम है इसलिए, और आप सब 120 लोग हो, हम लोग सबके जवाब नहीं पढ़ सकते, बट बहुत ही क्लियरली लड़के और लड़कियों को जो संदेश दिए गए वो बात सामने आई है। अब हम क्या करेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अब 3 संदेश वाली एक्टिविटी हम खत्म कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप बोलना चाहते हैं, पर आप अभी मैसेजेस बंद कर दीजिए क्योंकि हम आगे एक्टिविटी करना चाहते हैं। तो अभी हम एक कहानी बनाएंगे, मैं कुछ सवाल पूछूंगी, आप चैट में जवाब लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल कहानी है ना। और हम ये कहानी क्यों बना रहे हैं, इस कहानी से क्या होगा, वो भी हम बात करेंगे। तो जो हम सारे तो तैयार हैं हम सब कहानी बनाने के लिए, ठीक है, मतलब ऐसे चैट पे पता नहीं चल सकता, ओके। तो हम सब जो लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं और हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, हजारों करोड़ों साल पहले ये मनुष्य क्या था, कौन था ये मनुष्य? एप, ठीक है, बंदर थे हम लोग, और मेरे को चैट दिखने रहे, ओके, हम बंदर थे और एप थे, बंदर थे, आदि मानव थे, थैंक यू। हम लोग हजारों करोड़ों साल पहले आदि मानव थे, ठीक है। ये जो आदि मानव था वो क्या खाता था, क्या खाता था, कोई बता सकता है? कच्चा मांस खाता था, ठीक है, फल फूल कंदमूल खाता था, बढ़िया, ठीक है। ये आदि मानव हजारों सालों पहले कच्चा फूल, कच्चा मांस, फल फूल खाता था। तो ये आदि मानव रहता कहाँ पर था? केव्स में रहता था, ठीक है, गुफा में रहते थे हम लोग, जंगल में रहते थे, बढ़िया, जंगल में गुफा में रहते थे, ठीक है। अब ये जो आदि मानव है ये कच्चे फल फूल कच्चा मांस खाता था, क्या किसी को पता है कि इससे ये खाना पकाना कैसे सीखा होगा, कैसे कच्चे कुछ समय बाद वो कच्चा मांस से खाना पकाने तक कैसे आया? आग से बनाया, ठीक है, आग का कैसे पता चला कि हम आग बना सकते हैं? ठीक है, सही जवाब है, हमने आदि मानव ने पत्थर रगड़ा, पत्थर से आग आई और आग से खाना बनाना सीखा, ठीक है। अब ये आदि मानव कच्चे मांस से ये पका के खाने लग गया। अब कभी जंगल में आग लगी होगी तो वहां से मांस खा के सीखा, ठीक है।
वेरी क्रिएटिव, थैंक यू। तो ये जो आदि मानव है, पेड़ पे रख के फल फूल खाता था, किसी को आइडिया कैसे खेती करना सीखा होगा? क्योंकि अब पेड़ से खा रहा है पर कच्चा मांस भी पकाने लग गया। अब ये खेती करना कैसे सीखा? कुछ तो उगाना कैसे सीखा? ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हाँ, बीज फेंके होंगे और उससे पौधे जमीन पर लगे होंगे, ठीक है, बढ़िया। तो ये जो हजारों साल पहले जो हम थे, वो हम आदि मानव थे, गुफा में रहते थे, जंगलों में रहते थे, कच्चा फल फूल मांस खाते थे। फिर हमने आग बनाना सीखा, उसके बाद हमने अपना खाना बोना सीख लिया, बहुत बढ़िया। अब ये जो खेती है, हमने कुछ बाग बूग लगाए, हमने अपनी खेती बनाई, अपना एग्रीकल्चर किया। अगर मुझे कहीं बाहर जाना है, किसी जो अब तो आदि मानव बन गया है, तो वो अपनी खेती बनाता है। अब अगर उसे बाहर जाना है तो वो अपनी खेत की सुरक्षा के लिए किसे छोड़ेगा? कौन उसकी खेत की देखभाल करेगा अगर उसे बाहर काम के लिए जाना होगा? महिला करेगी, ठीक है। जानवर कैसे करेंगे? जानवर खाने जाएंगे। घर के बाकी लोग होंगे, बेटा करेगा, ठीक है। किसी ने बोला बेटा करेगा, पुरुष करेगा, ठीक है। तो अगर जो मानव है वो बाहर काम जा रहा है, तो उसने अपने बेटे को या बच्चे को काम सौंपा कि मेरी खेत की देखभाल करो। अब मुझे कोई बताएगा ये बच्चा आएगा कहाँ से? कहाँ से आता है बच्चा? पुरुष से आता है। पुरुष से कैसे आता है? महिलाओं से आता है, नर मादी से आता है, फैमिली मेंबर से आता है, महिला के साथ संबंध बनाने के बाद। बिल्कुल, महिला पुरुष के बीच में सेक्स होगा, सेक्स से बच्चा होगा, बच्चा आपकी महिला पुरुष दोनों से, हाँ ठीक है। तो बच्चा आ गया। अब जब ये बच्चा पैदा होता है, ये बच्चा पैदा कौन करता है? कहाँ से ये बच्चा आएगा? पैदा कैसे होगा? हमने बोल दिया सेक्स, महिला पुरुष में सेक्स हुआ, बच्चा है, फिर ये बच्चा पैदा कौन करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद आता है, ठीक है, और महिला से आता है। तो जब बच्चा छोटा होता है, जब वो एकदम छोटा सा होता है, तो उसको दूध पिलाने का, उसका ख्याल रखने का काम कौन करता है? महिला करती है, ठीक है। और जब अगर महिला घर में है और बच्चे की देखभाल कर रही है, उसे दूध पिला रही है, तो बाहर का काम कौन करेगा? ठीक है, बाहर का काम पुरुष कर रहे हैं, बढ़िया। तो क्या इस पूरी कहानी में कहीं पर भी किसी को बताया गया कि तुम्हें कौन सा काम करना है या तुम कौन सा काम नहीं कर सकते हो, या फिर किसी पे किसी भी तरीके की रोक टोक थी? कहीं नहीं बताया गया ना कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें वो काम करना है, नहीं बताया गया। पर हमारे समाज की अभी कैसी परिस्थिति है? हमारे समाज की परिस्थिति ये है कि घर का जो काम है, खाना बनाना, साफ सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना, ना सिर्फ छोटे बच्चों की बल्कि जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो भी काम महिला करती है। और पैसा कमाने का काम, फाइनेंशियल डिसीजन बनाने का काम, देखभाल प्रोटेक्ट करने का काम पुरुष करते हैं। तो आप सभी ने, मुझे उम्मीद है कि आपने, अब हम बताते हैं कि एक मिनट, ओके। तो क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप थोड़ी देर चैट पे लिखना बंद करके मेरी बात सुने? हाँ, धन्यवाद। तो जब हम आदि मानव थे, हमारे पास तो हम सब सारे काम करते थे। उस कहानी में ये हमारे समाज की कहानी थी, समाज बनते बनते जो कहानी हुई। आपकी कहानी और तब की कहानी में बहुत फर्क है। तो ये फर्क कैसे आया? बहुत आसान है। किसी को काना फूसी का खेल या चाइनीज विस्पर का खेल अगर पता हो, तो उस खेल में क्या होता है कि मैं किसी के कान में कोई बात कहूंगी, फिर वो दूसरे कान में कहेगा, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें, ऐसे कहते कहते आखिरी इंसान के पास मौका मिलता है उस आवाज को बताने का कि पहले इंसान ने क्या बोला। तो काना फूसी में मैंने जो बात कही वो लास्ट कान तक उल्टी पहुंचती है।
तो उसी तरीके से जो ये हमारी कहानी थी कि कोई भी काम कोई भी कर सकता है, किसी पे कोई तरीके की पाबंदी नहीं है, वो हमारी जनरेशन पर जनरेशन हमारे समाज के बदलते प्रारूप के साथ साथ बदलते बदलते अब समाज की ये कहानी हो गई है कि कुछ काम महिलाओं के तय कर दिए गए हैं, कुछ काम पुरुष के तय कर दिए गए, और इन सब महिला पुरुष के चक्कर में बाकी की जो पहचाने हैं उसे हमने बहुत आसानी से भूल गए। हम सब चीज को महिला पुरुष के डब्बे में बांटते हैं। इसी चीज को जेंडर कहते हैं। जेंडर मतलब सामाजिक ढांचा जो ये तय करता है कि अगर आप लड़की हैं तो आप या आप लड़के हैं तो आपकी क्या एबिलिटीज हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आप क्या पहन सकते हैं, क्या आपकी चलने का तरीका होगा, कैसा आपका व्यवहार होगा घर के अंदर बाहर के अंदर, यहाँ तक कि आपके खान पान का तरीका भी तय कर दिया जाता है। तो यही सारी चीजें, ये जो आवाजें हैं जो हमें बताई जाती हैं, बोली जाती हैं, कई बार मुंह पर कहा जाता है। जैसे किसी ने बोला था कि आंख में आंख डालकर बात मत करो, तुम लड़की हो, नजरें नीचे बात करके करो। तो हमारी नजरों में नजरें डालने का और मेरे लड़की होने का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, पर ये हमारा व्यवहार है। हम लड़कों को बोलते हैं सीना चौड़ा करके चला करो, लड़की हो क्या, कैसे चल रहे हो, लंबे बाल करा रखे, लड़कों के लंबे बाल, लड़की हो क्या। जैसे लड़की होना गाली है, अगर लड़कियां लंबे बाल रख रही हैं तो वो गलत है। या भावुक मत बनो, भावुकता कमजोरी की निशानी है। तो ये सारी जो आवाजें हैं जो कई बार हमें मुंह पर बोली जाती हैं, और कई बार ऐसी आवाजें जो दिखाई नहीं देती। जैसे लड़कियों को खाना बनाने की जो ट्रेनिंग दी जाती है, हम बचपन से जब देखते तो हम अपने खुद के घर में, अपने रिश्तेदारों के घर में, अपने आसपास में हमेशा औरत को खाना बनाते हुए देखते हैं। हमारे पास बहुत कम ऐसे उदाहरण होंगे जहाँ पर कोई पुरुष काम कर रहा है, और पुरुष तब खाना बनाएगा जब महिला बीमार है। और हम अभी कहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़ गया है, तो क्या कहते हैं कि अब तो लड़कियां चांद पे जा रही हैं। और लड़कियां अगर चांद पे जाकर वापस आती हैं तो घर में कौन खाना बनाता है? क्या कोई बताना चाहेगा कि अगर लड़की नौकरी कर भी रही है तो घर में खाना आके कौन बनाएगा? या फिर अगर आपके घर में मेहमान आए हैं तो चाय की प्लेट ट्रे कौन लेकर जाता है? हाँ, बहुत अच्छा, गाली भी माँ बहन की ही दी जाती है। और पुरुष पे काम का बोझ है, तो कई बार ये बोला जाता है कि पुरुष पे भी तो बोझ है। हाँ, बिल्कुल बोझ है। अगर आप सीधे अगर लड़कों को बोला जाता है कि आप रो मत, आप कमजोर मत हो, आपको ताकतवर रहना होता है, तो क्या होता है, हम ताकतवर होने के चक्कर में क्या अपनी भावनाएं अंदर दबा लेते हैं, अंदर बंद कर लेते हैं। भाई अगर मैं किसी आदमी को मुक्का मारूंगी, किसी आदमी को जोर से मुक्का मारूंगी, रोना नहीं आएगा, चाहे कितना भी ताकतवर आदमी हो, पिटेगी तो सबको दर्द होता है। तो ये कहना, ये जो हमारी कल बहुत अच्छा किसी ने सवाल पूछा था कि लड़कियां शारीरिक तौर पे वीक होती है क्या, शारीरिक तौर पे हम कमजोर होती हैं। तो यहाँ पर मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि जो सेक्स शब्द है, सेक्स यानी अगर हम संज्ञा के तौर पे लें, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके यौनांग यानी सेक्सुअल ऑर्गन जो आपका बाहर से दिखता है, यौनांग, उसको देखकर तय किया जाता है कि आप लड़की हो या लड़का हो। तो अगर आप योनि या वजाइना के साथ पैदा हो तो आपका सेक्स निर्धारित कर दिया जाता है कि आप महिला हो या लड़की हो। अगर आपके पेनिस है या पीनस है तो उसे कहा जाता है कि वो पुरुष है या लड़का होगा, है ना। अब आपका सेक्स निर्धारित कर दिया डॉक्टर ने या जिन्होंने भी जन्म दिया है, उसके बाद जो भी बाकी चीजें हैं, जो भी व्यवहार है, जो भी रहने देने का तरीका है, जो भी आपके काम है, यहाँ तक कि आप कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं, कौन सी पढ़ाई आगे कर सकते हैं, और लड़कियों को क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये तक में जेंडर झलकता है। तो ये सारी जो आवाजें हैं, ये जो सारा सिस्टम है, व्यवस्था है, जो ये ढांचा है, ये जेंडर कहलाता है, ठीक है। और क्योंकि ये जेंडर और ये जो सामाजिक ढांचा है वो समाज ने बनाया। समाज किससे बना है? हम सभी लोगों से बना है, मुझसे, आपसे, हम जो 118 लोग और करोड़ों लोग इस दुनिया में हैं, उन्हीं से ये समाज बना है। तो अगर हम चाहें तो समाज को, उस धारणाओं को चुनौती दे सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये बहुत हमेशा जब भी आप जेंडर की बात करें तो हमेशा ध्यान रखें,
सामाजिक ढांचा समाज बनाता है, समाज कौन बनाता है? हम बनाते हैं। हम इस चीज को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। दूसरी बहुत अहम बात यह है कि ठीक है, फर्क है फर्क, हमारे यौनांगों में फर्क है, हम लोग शारीरिक ढांचा, हमारा शारीरिक बनावट अलग है। तो जेंडर पे बात करने का क्या मतलब है? हमें क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, बदल है, कुछ हमें चीजें करने को दी जाती है, कुछ पे रोक दी जाती है। तो जेंडर पे चर्चा करना, या मैं आपसे जेंडर की बात क्यों कर रही हूँ? इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो शारीरिक बनावट में जो फर्क या अलग होना है, अगर वो अलग होना तक सीमित रहता तो सही है, पर यही भेदभाव का कारण बनता है। कुछ चीजें करने से लड़कियों को रोक दिया जाता है, कुछ चीजें करने से लड़कों को रोक दिया जाता है, एक डब्बे में बंद कर दिया जाता है। तो जब आप डब्बे में बंद हैं तो दो चीजें होंगी, एक आप में भेदभाव होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा कि कुछ लोगों के पास आजादी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ लोगों को वो डब्बे के अंदर ही रहना है, जो काम हमारे डब्बे में है आप वही कर सकते हो, तो आप घुटन से मर जाओ आप। और ये भेदभाव हिंसा का रूप लेता है, जिस रेप, बलात्कार, छेड़खानी और दहेज के ऊपर हत्या, बाल विवाह, और जो ये बड़े बड़े जो हिंसा के रूप है जो हम लोगों को हर रोज परेशान करते हैं, हम में से कितने लोग उससे ग्रसित हैं, हम अखबारों में हर जगह पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा जो समस्या का रिजल्ट है। समस्या जेंडर में है, जो जेंडर फर्क में है, जिस तरीके से हमारा लड़का या लड़की होने की वजह से हमें अलग अलग कामों तक सीमित कर दिया जाता है, उस फर्क में है। तो मैं बस कल के उदाहरण का एक और चीज बोलना पड़ता, तो शारीरिक ढांचे में फर्क। तो बहुत अच्छा बोला कि हम 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखते हैं, तो ठीक है, पर अगेन हम लड़की की पहचान उसके माँ बनने तक सीमित क्यों रखते हैं? लड़की की पहचान सिर्फ माँ बनने तक सीमित नहीं होती, उसकी ताकत माँ बनने तक सीमित नहीं होती, पर अगर आप उदाहरण देना चाहते हैं तो बहुत अच्छा साइंटिफिक रिसर्च में बताया गया है कि जब मौत होती है, किसी इंसान को मौत आती है, तो उसको बहुत दर्द होता है, बहुत ही ज्यादा पेन होता है। तो वो जो दर्द है, जब एक महिला बच्चा पैदा करती है, उसे उतनी 3/4 दर्द का अनुभव होता है। उस 3/4 दर्द को जब वो सहकर एक नया जीवन हम सबको पैदा कर सकते हैं, तो वो कमजोर कैसे हो सकती है? पर ये तो साइंटिफिक रिसर्च है, सबको नहीं पता। ये हमारे बहुत सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन पे है। हमारे पास सही रोल मॉडल्स नहीं होते। बचपन से लड़कियों के बहुत छोटी छोटी चीजों में, आपके खिलौनों में, आपके कपड़ों में, आपके आसपास लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उस पे हमारे जन्म होते ही हमें जेंडर की परिभाषा में बांध दिया जाता है। तो जब लड़की के साथ हर जगह उसका भाई जाएगा, जब लड़की जोर से चिल्ला के बात नहीं करेगी, अपने अगर उसे कोई डांट रहा है तो वो चुप हो जाएगी, अगर कोई उसे मार रहा है वो वापस मार नहीं पाएगी, तो बड़े होकर तो वो कमजोरी महसूस करेगी ना, तब उसे लगेगा उसे आदमी की जरूरत है। पर आइडियली ना भावुकता में, और हम लोग अभी भी शरीर के दर्द की बात कर रहे हैं, तो प्लीज वो मत कीजिए। इतना पेन पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। जो बात मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि हम लोगों को समझने की जरूरत है कि कैसे हमारा जो शारीरिक बनावट है उसको एक फर्क का, एक भेदभाव का कारण बना दिया गया। तो जब हमें ये जानकारी मिल जाती है तो क्या हम इस जानकारी को चुनौती दे सकते हैं, क्या बदल सकते हैं? बहुत छोटी छोटी चीजों में आप इस चीज को देख सकते हो कि खाने काम के बंटवारे में, हमारे सब्जेक्ट चॉइसेस में, हमारी एबिलिटीज में, वो देखा जा सकता है। आई थिंक जेंडर पे मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, क्योंकि इस सत्र में ऑलरेडी ट्रांस पीपल की बात आ गई है। तो मैं सिर्फ सत्र को समाप्त करने से पहले सिर्फ आपको बताना चाहूंगी कि हमने सेक्स समझा, यानी जिस यौनांग के साथ पैदा होते हैं उस पर हमारा हमें निर्धारित कर दिया जाता है। फिर हमने जेंडर समझा। अब जेंडर पहचान क्या है? हमारी जन्म लेते ही हमारी 3 जेंडर पहचानें होती हैं। एक होता है महिला या लड़की, यानी आप अगर वजाइना के साथ यानी योनि के साथ पैदा हुए तो आप लड़की हो। अगर आप पीनस के साथ या लिंग के साथ पैदा हुए तो आप लड़के हो। अगर आपके जो यौनांग है वो महिला और पुरुष की यौनांग की परिभाषा में नहीं आते तो उन लोगों को इंटरसेक्स कहा जाता है।
तो ये जो इंटरसेक्स है वो अडोलेसेंट में यानी किशोरावस्था में अपने आप को कैसे अपनी पहचान बताते हैं, क्या वो अपने आप को लड़का मानते हैं, क्या वो अपने आप को लड़की की तरह पहचान बताते हैं, और कई इंटरसेक्स लोग अपने आप को हिजड़ा के तौर पे प्रदर्शित करते हैं, तो वो उनकी पहचान है। इसके बाद हम जेंडर में ट्रांसजेंडर की बात करते हैं। अब जो तीसरा जेंडर शब्द है वो शब्द का प्रयोग मेरी उम्मीद है कि आप ना करें, क्योंकि इसका मतलब हम हायरार्की यानी हम पायदान तय कर रहे हैं, पुरुष फर्स्ट, सेकंड महिला, थर्ड इज ट्रांसजेंडर। तो ऐसा नहीं है। और हमारा जो कानून भी आ रहा है ट्रांसजेंडर लॉ, उसमें भी काफ़ी कमियां हैं और उसके खिलाफ भी काफ़ी विरोध चल रहा है। तो ट्रांसजेंडर लोग, सिंपल भाषा में ये है कि जिस सेक्स के साथ पैदा हुए हैं या जिस जेंडर पहचान के साथ वो पैदा हुए, वो उस जेंडर पहचान से अपने आप को उसके साथ नहीं मानते, वो नहीं मानते शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे वो अपने आप को शरीर में नहीं फिट पाते, उन्हें लगता है कि ये शरीर मेरा नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं योनि के साथ पैदा हुई हूँ तो आइडियली सिस जेंडर के हिसाब से मैं लड़की होनी चाहिए, पर मुझे ये शरीर में मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इस शरीर में बिलोंग करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि काश मैं लड़का के तौर पे पैदा होती हूँ, मैं लड़के की तरह ही रहती, तो वो ट्रांसजेंडर है। उसी तरीके से अगर कोई लिंग के साथ पैदा हुआ है और वो पुरुष के शरीर में अपने आप को सहज महसूस नहीं करता, वो नहीं सोचता कि उसके व्यवहार, उसकी रहन सहन या उसकी वो शरीर से कनेक्ट ही नहीं कर पाता, तो वो भी ट्रांसजेंडर कहलाता है। तो 4 जेंडर पहचानों के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, इसलिए मैंने आपके साथ वो पहचाने बांटी, क्योंकि हमारी वही बातचीत में निकल कर आया। तो इसी के साथ मैं अपना सत्र क्लोज करती हूँ। अभी आधा घंटा आई गेस बचा है, तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। दो लोगों ने हाथ, राम प्रकाश जी बोलिए। हेलो, सलाउद्दीन, हाँ जी बोलिए। मेरा बस जो अभी लास्ट का जो सेशन था उस पर जस्ट एक रिफ्लेक्शन है कि जब हम बात करते हैं सेक्स की, जो कि बचपन से ही निर्धारित की जाती है, तो एक रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था कि जैसे ही लड़का और लड़की की पहचान उसके लिंग के आधार पे होती है, सपोज दैट जब लड़की, जिसको हम आज के टाइम में उसके लिंग के आधार पे उसको हम लड़की कहते हैं, अगर उसको लड़का बोले तो सेम सिचुएशन पलट जाएगा, क्योंकि जो मेंटालिटी है सोसाइटी में लड़के को लेकर के, अगर वो सिचुएशन जो लड़के को अभी मिल रहा है और उसको लड़के की जगह लड़की के आइडेंटिफिकेशन दिया जाए, लड़की की जगह पे लड़के को लड़के का आइडेंटिफिकेशन दिया जाए, तो जो सिचुएशन अभी जो प्रिविलेज मिल रहा है लड़कों को, अगर लड़कियों को मिलना शुरू हो तो निश्चित तौर पे वो भी वही चीजें गेन कर सकती हैं जो आज के समय में लड़कों को फैसिलिटी मिल रही है, तो वो गेन कर पा रहे हैं। तो अगर हम देखें, दूसरी चीज मैं जो कह रहा था कि लड़कियां जो है कमजोर होती हैं, लोग ऐसा मेंटालिटी है, लेकिन अगर हम अनुभव करें अपने लाइफ में तो जो स्ट्रगल लड़कियों का है शायद लड़कों का नहीं है, चाहे वो अपने फैमिली के अंदर हो सर्वाइवल का, चाहे वो एजुकेशन गेन करने के लिए बाहर निकलना हो, चाहे वो जॉब करने के लिए निकलना हो, या फिर किसी भी सिचुएशन में अगर हम बात करें तो उनके पास ज़्यादा सहन शक्ति है, उनके पास जो उनका जो दिमागी संतुलन है वो ज़्यादा अच्छा है, और शारीरिक ताकत भी कहीं ना कहीं पुरुषों के अकॉर्डिंग ज़्यादा है। अगर हम बात करें सुबह 5 बजे उठना और रात के 11 बजे तक लगातार घर के काम करना एक घरेलू महिला की ज़िंदगी होती है। एक पुरुष को अगर 3 से 4 घंटे वही काम करना पड़े 2 दिन तो उसकी हालत खराब हो जाती है। तो किस आधार पे हम कह सकते हैं कि पुरुष ज़्यादा मजबूत है? दूसरी चीज़, जब हम लड़की घर से निकलती है स्कूल के लिए तो लड़कों को कुछ भी नहीं करना होता, वो घर से अच्छे से पका पकाया खाना मिलता है, ड्रेस मिलता है उनको, उनके जगह पे तैयार होते हैं और साइकिल उठाते हैं, हंसते गाते स्कूल पहुंच जाते हैं, स्कूल में भी खूब मस्ती करते वापस आ जाते हैं।
जबकि एक लड़की के लिए स्कूल जाना एक तो पहली बात बहुत बड़ी बात हो जाती है समाज के लिए, और अगर निकलती भी है तो घर से निकलते वक्त जो उसको मानसिक तनाव मिलता है, और घर से स्कूल पहुंचने तक में जो स्थितियां उसको झेलनी पड़ती है, फिर स्कूल में जो स्थितियां झेलनी पड़ती है, वापस आके फिर घर में स्कूल और घर की जो स्थितियां होती हैं उसको बैलेंस करना होता है। तो वो शायद एक पुरुष को 2 या 3 दिन झेलना पड़ जाए तो वो उस स्थिति में अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। तो मेरा जो मानना है कि जो समाज ने परिभाषित किया है अपने फायदे के लिए लड़कियों या औरतों के बारे में, उसे दोबारा से रिव्यू करने की ज़रूरत है। और बराबर की अगर उनको माहौल मिलता है, सहयोग मिलता है, तो निश्चित रूप से ह्यूमन बीइंग की तरह है, जो जैसा इन्वायरमेंट पाएगा उस हिसाब से डेवलप होता है। बहुत सारे पुरुष भी ऐसे होते हैं जो बहुत सारा इन्वायरमेंट पाते हुए भी अपने आप को वो कमजोर ही रह जाते हैं, चाहे वो मेंटल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे एजुकेशनल हो। तो मुझे नहीं लगता कि सेक्सुअलिटी के आधार पर हम तय कर दें कि ये कमजोर होते हैं, ये मजबूत होते हैं, इनके पास ज़्यादा क्षमता होती है, इनके पास ज़्यादा क्षमता नहीं होती है। सिचुएशन कहीं ना कहीं ऐसी हो सकती है जिसमें अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोगों की कैपेसिटी डेवलप हो पाती है। सॉरी, बस थैंक यू, नहीं मुझे कहना था। थैंक यू सलाउद्दीन जी। वाइल आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। मैं सिर्फ एक बहुत ज़रूरी चीज़ बोलना चाहूँगी। जो आपने चीज़ें बताई हैं वो एक्चुअली जेंडर फ़र्क या जेंडर भेदभाव है। पहली बात तो अगर हम बचपन से लड़कियों को लड़का बोल के तैयार करें वो सल्यूशन नहीं है। और हम बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि जब भी हमारे सामने समस्या आती है, कोई भी चीज़ें हम आपको बताई जाती है, तो हमारा पहला स्टेप मुझे ऐसा लगता है कि सल्यूशन निकालना होता है। हमें हर चीज़ का सल्यूशन नहीं निकालना, हमें पहले प्रॉब्लम को देखना है, समझना है और सुनना है। तो आपका जो आइडिया है वो अच्छा है, बट उससे समस्या जेंडर फर्क, जेंडर भेदभाव और जेंडर आधारित हिंसा नहीं हटेगी। क्योंकि अगर आप लड़कियों को लड़का की तरह ट्रीट करोगे या लड़कों की तरह उन्हें बोला जाएगा, बेटी पैदा हुई है पर बेटा बोला जाएगा, उससे आप अगेन वो बता रहे हो कि बेटा होना बेटर है, यू नो। नहीं, एक मिनट सलाउद्दीन जी, पहले बात कंप्लीट कर दूंगी मैं। आप वही बोल रहे हो, आपकी इंटेंशन सही है, पर मैं सिर्फ उसको रीफ्रेम कर रही हूँ जैसे मेरी समझ है। और दूसरी बात, बहुत अच्छा बोला आपने, महिलाएं सहनशील होना, रेजिलिएंट होना, ये चॉइस होना चाहिए हमारे देश में। मैं बाकी देशों में इतना नहीं गई हूँ, पर मुझे लगता है जितने लोगों से मैंने बातचीत करी है, जो मैं जिस गांव से आती हूँ, महिलाओं के पास चॉइस नहीं है सहनशील होने की या रेजिलिएंट होने की। उनके पास ऑप्शन नहीं है। यही उन्होंने देखा है कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, मुझे सबके लिए खाना बनाना है और रात को 11 बजे तक सबका काम करके सोना है। अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा घर को संभालना। तो ये जो अगेन ये क्वालिटी है जो महिला पुरुष ट्रांसजेंडर इंटरसेक्स किसी में भी हो सकती है, बट हम सहनशीलता, मानसिक तौर पे स्ट्रांग होना, ये सब महिलाओं से कनेक्ट कर देते हैं। ये भी एक प्रिविलेज वाली बात है कि हमें लगता है कि ये सब बोल के हम महिलाओं को वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो महिलाएं वो कर लेंगे। तो ये हमें थोड़ा सोचने की जरूरत है कि हम जेंडर को कैसे देखते हैं। तो ये मेरा कहना था। राम प्रकाश जी कुछ कह रहे थे, आप उनका अनम्यूट कर सकते हैं। और नरेश जी, ये पुराने सामाजिकरण की बात नहीं है, हम लोग अभी भी वही सामाजिकरण कर रहे हैं। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, हम लोग लगातार वही चीज करते जा रहे हैं। राम प्रकाश जी का नहीं उठाया है, आपने अनम्यूट किया है, उन्होंने हाथ काफी देर से उठाया है। अनम्यूट किया है पर वो खुद से अनम्यूट नहीं कर रहे। अच्छा, ओके। और कोई कुछ सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकता है। I think Sunil ji wanted to share something. Sunil ji. I wanted to say something earlier. That phase is past. I believe वो 3 चीजें जिनके बारे में पूर्वी जी पूछ रही थी, मैं उनके बारे में कुछ कहना चाह रहा था, पर वो हो चुका है। ओके, सॉरी, क्योंकि समय कम है इसलिए सभी को वो स्पेस नहीं दे पा रहे। अभी कोई किसी तरीके का अगर सवाल है, कोई आप अपनी इस सत्र से जुड़ी हुई चीज अगर आप शेयर। अलका ने हाथ उठाया है, बोलिए अलका जी।
हेलो हेलो। हाँ बोलिए। जी मैम, हम गिरिडीह झारखंड से बोल रहा हूँ। बोलिए। मैं पूरा सत्र को सुन रहे थे, बहुत ही बेहतर तरीके से आपने जेंडर को लेकर के बातों को रखे हैं। एक दो चीज जोड़ना चाहेंगे कि अभी के समाज में अब थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। पहले के तुलना में अगर देखा जाए तो अभी बहुत बदलाव हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस विषय को लेकर के लोगों के बीच में जागरूकता का कार्यक्रम और लोगों के संवेदनशील करने का कार्यक्रम चल रहा है। हम अगर अपने गांव की बात करें, जहां मेरा घर है, तो हम अभी मेरा उम्र 45 साल है। हम पहला लड़का है जो क्या कहेंगे सही उम्र में शादी किए हैं। उससे पहले अगर हम देखेंगे तो हमसे पीछे जितना लड़का लोग है लगभग सबका बाल विवाह होता था, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लेकिन हम जब कॉलेज में आए और अपने दोस्तों के साथ में जब हमारी बात हुई, मुलाकात हुई, और जब इस चीज़ को हमने समझा तो हमने बहुत विरोध किया, और विरोध किया तो हम अपना रोके। और आज के समय में अगर देखेंगे तो 5 साल 10 साल के बीच में काफ़ी बदलाव। अभी लड़कियों की शादी जो बाल विवाह पूरी तरह से होता था, अब वो रुका है। और वो रुकने का प्रयास हम लोग अपने परिवार से, अपने फैमिली से, अपने घर के आसपास से शुरू किए। और उसको देख करके कि इसके घर की बच्चियां जो है सो पढ़ रही है, पढ़ लिख करके किसी न किसी जगह पे अच्छा कमा रही है, तो फिर वो चीज़ रुका। और उसका प्रभाव हुआ कि अभी गांव में कोई उस तरह का बाल विवाह रुका है। उसके साथ साथ में कि जो यूथ लोग हैं, जो युवा लोग हैं, उन युवाओं का भी एक समूह बना गांव में जो इस चीज़ को समझा, और हम जैसे लोग उनको समझाए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे गांव और आसपास के गांव में ये चीज़ रुका। एक और समस्या मेरे यहाँ जो था कि हम लोग झारखंड में हैं और झारखंड के गिरिडीह जिला है। यहाँ पे यूपी से, दिल्ली से, उधर राजस्थान से लोग आते थे और 20,000 25,000 रुपया दे करके जो गरीब घर की बच्चियां हैं उनका पहचान करते हैं, उनका दलाल फिट रहता था और वो शादी करके ले जाते थे कि हम इसको शादी करके ले जाते हैं। फिर वहाँ ले जा करके उन बच्चियों के साथ में गलत तरीके से उसको कहीं बेच देना, घर में काम करवाना, या उसके साथ गलत तरीका से पेश आना। इन सारे चीज़ को जब हम लोगों ने यूथ के साथ में इसको किए तो अभी मेरा क्षेत्र में ये बहुत कम हुआ और बहुत रुका है। लड़कियां भी आज के समय में अगर हम हाई स्कूल में जाते हैं तो लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या अधिक दिख रहा है। कारण क्या है कि पहले लड़के लोग बाहर निकलते थे पढ़ने के लिए, लड़कियां घर में रह जाती थी, नहीं जुड़ती थी। तो हाई स्कूल में या उच्च क्लासों में लड़कियां नहीं दिखती थी। लेकिन आज के समय में बदलाव तो हुआ है, और हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरह बदल गया। हम लोगों को भी और भी मेहनत करने की जरूरत है, और भी बदलाव की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी वो पुरानी मानसिकता में है, जो हम लोग पहले भी देख रहे थे कि लड़कियों को किस दृष्टि से देखा जाता है या फिर उनके साथ किस तरह पेश आया जाता है। तो वैसे लोगों को बदलने की ज़रूरत है, और हम लोग उसके लिए बहुत सारे लोग आज निकले हुए हैं, लगे हुए हैं। मेहनत की ज़रूरत है। इसलिए आज का सत्र हमको बहुत अच्छा लगा। हमको लगा कि हम भी अपनी बात को बोलें। धन्यवाद। धन्यवाद सरोजीत कुमार। मुझे आपका बहुत अच्छा ये लगा कि आपने अपने जीवन में चुनौती दी है। मेरा इस पूरे सत्र को आयोजित करने का, और मुझे लगता है ECF काफ़ी अच्छा काम कर रहा है कि ऐसी कॉन्वर्सेशन हो रही है। अगर हम समझ जाते हैं कि फ़र्क क्या है, भेदभाव क्या है, तो हम अगर उसे चुनौती दे पा रहे हैं तो हम एक स्टेप अप कर रहे हैं। वो आपने करा, मैं सुनकर बहुत खुश हुई। थैंक यू अपनी बात हमारे साथ बांटने के लिए। अलका ने हाथ उठाया था, फिर किरण ने, फिर मनीष कुमार ने। अगर आप इस ऑर्डर में अनम्यूट कर पाएं तो। पूर्वी कुछ चैट बॉक्स में भी सवाल आए हैं, तो सवाल इन द सेंस कुछ कमेंट्स है तो वो भी एड्रेस करते हैं। हाँ, मैंने एक्चुअली सलाउद्दीन जी का कमेंट पढ़ लिया है। ठीक है। और अच्छा, ओके, नेहा मिश्रा ने कहा है कि अगर ऐसे लोग अपनी ही फैमिली के मेंबर हो तो ब्रिलियंट क्वेश्चन। ताली होनी चाहिए इस सवाल पे तो, क्योंकि ऑब्वियसली निजी जीवन की बात कर रहे हैं तो हमारी फैमिली से ही शुरू होता है। तो मैं निजी तौर पे अपना उदाहरण शेयर कर सकती हूँ। मैं जेंडर पे काम करते हुए मुझे कुछ समय हो गया है, और ऐसा मेरी जो उम्र है उसमें लड़कियों की शादी हो जाती है और 2 बच्चे होते हैं, और वो बच्चों को पाल रही होती है और बहुत सारी चीज़ करती है। नॉट दैट इट इज़ द रॉन्ग थिंग, बट काफ़ी समय से मैं बहुत कुछ मैंने इससे पहले मैं एक न्यूज़ चैनल में बतौर जर्नलिस्ट काम करती थी। तो
जीवन के अलग अलग पड़ाव में मुझे मेरे परिवार के तौर पे ही बहुत बड़ी चुनौतियां मिली है। मैंने और मेरी बहन, हम दोनों मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। हमारे पिताजी आर्मी से हैं और समाज के ही ढांचे में बंधे हुए हैं। उन्हें भी यही लगता है कि आप अगर पढ़ लें उसके बाद आपकी एक सही उम्र पे शादी हो जानी चाहिए और आपका एक परिवार होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, हम जब बात करते हैं परिवार की, तो लड़की का कोई परिवार नहीं होता, क्योंकि माँ बाप के वहाँ पर हम पैदा होते हैं, फिर वो हम पराया धन होते हैं, हमारी शादी हो जाती है, वहाँ पर हमारा हम परिवार नहीं है क्योंकि हम दूसरे घर से आई हुई लड़की हैं। तो हमारे परिवार के लोग हैं, पर वो भी इंसान हैं, वो भी सामाजिक ढांचे में जुड़े हैं, उन्हें आपकी तरह जेंडर की जानकारी नहीं है। तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं धीरे धीरे उनके साथ। ऐसा नहीं है कि आज मैंने जेंडर सीखा तो तलवार निकाल दी और बोले नहीं आज ही सारे फर्क खत्म हो गए, ऐसा नहीं होता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझने की कि आप जेंडर को समझ गए, हमें पता चल गया फर्क है, आप क्या इस तरीके की बातचीत अपने खुद के परिवार में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने करी है और हम कितनी सारी लड़के और लड़कियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। आपका जो समाज को बदलने का नजरिया है वो आपके खुद के घर से शुरू होगी। तो अगर आपके फैमिली मेंबर फर्क करते हैं, मेरे भी करते हैं, चाय की कई बार केतली में खुद उठा के लाते हैं, पर क्योंकि हम बातचीत करते हैं, हमारे पिताजी भी खाना बनाते हैं, हम काम में मदद करते हैं, कई बार मेरा मन नहीं होता तो मैं बोलती हूँ अपने पापा से, अपने भाई से कि आप उठिए करिए। और बहुत मुश्किल है, पर धीरे धीरे इस चीज़ पे बातचीत होती है और वो चीज़ बदलती है। बस हमें थोड़ा स्ट्रांग रह के अपनी बातों को बार बार रखते रहना पड़ेगा, नहीं तो हमेशा यही सुनने को मिलेगा, आवाज नीचे करो, है ना। ओके। गरीबी एक अहम कारण है बाल विवाह का। कोविड के दौरान इतनी सारी शादी हुई है, गरीबी एकमात्र कारण नहीं है, वन ऑफ द रीजन है। क्योंकि गांव में जब हम लोग खुद भी काम कर रहे हैं तो वहां पर भी लड़कियों को पता ही नहीं कि वो पढ़ाई कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। ये प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम का, हमारे नॉर्मल जो हम जिस तरीके से व्यवस्था में रहते हैं, हमारे पास कोई रोल मॉडल ही नहीं है ना, बहुत कम रोल मॉडल्स हैं। गाँव में जब कम संसाधन होते तो लड़कों को पढ़ाया जाता है पर लड़कियों को नहीं। पर शादी कर देना एक सोल्यूशन नहीं है, है ना। हम लोग लड़कियों की जल्दी शादी इसलिए भी कर देते हैं कि कहीं ऊंच नीच ना हो जाए, लड़की भाग ना जाए, ये सारी बातें बहुत सुनने को मिलती है। जनरली लड़कियां भाग कर नहीं जाती, अगर उन्हें किसी से शादी करनी तो चल के भी जा सकती है। कल भी ये सवाल आया था। तो गरीबी एकमात्र कारण नहीं है। हम पैसा बचाने के लिए कोविड में बहुत सारे अमीर लोगों ने भी अपनी बेटियों को बहुत जल्दी जल्दी शादी कर ली है, तो बहुत सारे बच्चे पैदा हुए हैं और बहुत सारी शादियां हुई हैं। तो वन ऑफ द रीजन कैन बी गरीबी, पर इट्स नॉट एंटायरली द थिंग। I want to say each and everyone as his, or we should treat everyone as they are. व्योमकेश जी थैंक यू ये कहने के लिए। लड़के लड़की को कंपैरिजन करने की बात नहीं है, बहुत अच्छा बोला आपने कि जो जिसकी पहचान है क्या हम उस पहचान को एक्नॉलेज करें। प्रॉब्लम यही है, जो एक समस्या यही है कि हम लोगों को उनकी पहचान के तौर पे अलग नहीं देख पा रहे हैं। जब भी हमें लगता है कि ये कुछ अलग है तो वो हमारे हिसाब से थोड़ा सा गलत हो जाता है, जिसके बारे में हमने देखा नहीं, वो चीज़ सही नहीं है, तो उससे फ़र्क हो जाता है, भेदभाव हो जाता है, हम उससे नीचे समझने लगते हैं। तो ये इसे जजमेंट कहते हैं। तो जजमेंट कैसे समझ सकते हैं? किसी के बारे में पूर्वानुमान लगाना या किसी के बारे में धारणा बनाना हम कैसे समझ सकते हैं? हम सभी के घरों में खिड़कियां हैं, खिड़की में जब धूल लग जाती है तो हम बाहर की चीज़ नहीं देख पाते ना। तो ये जेंडर पहचान होना और फर्क होना, ये उस धूल की तरह है। जब तक आप धूल नहीं हटाओगे, जब तक आप देख नहीं पाओगे कि जेंडर एक सामाजिक ढांचा है, ये नहीं समझ पाओगे कि ये जो हमारे जेंडर फर्क है, जेंडर भेदभाव है, सिर्फ क्योंकि हमारे शारीरिक बनावट अलग है, वो है, तब तक आप इस धूल को नहीं हटा पाओगे। तो बहुत अच्छा है, कंपैरिजन नहीं है, पर हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि किसी पहचान के पास कुछ ज्यादा प्रिविलेज है, उस प्रिविलेज की वजह से कुछ लोगों के पास कम है। प्रिविलेज मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी पावर है, इसका मतलब ये है कि दूसरे इंसान के पास सामाजिक तौर पे, ढांचागत तौर पे कुछ चुनौतियां आ रही हैं, वो चुनौती आपके पास नहीं है। जैसे घर से बाहर निकलने का है तो लड़कों को निकलने दिया जाता है पर लड़की को नहीं।
मेरा मतलब ये नहीं कि एग्जाम में मेहनत कम करनी पड़ेगी, एग्जाम में दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी, पर कौन वो एग्जाम दे पा रहा है स्कूल में और कौन नहीं दे पा रहा, ये प्रिविलेज बताती है। प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ विमेन, पीपल से विमेन हैव राइट। देखिए, प्रॉपर्टी राइट पे बहुत सारी बातचीत चल रही है। पिता की संपत्ति में, पति की संपत्ति में महिला का अधिकार होना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि पुरुष बाहर काम करता है, पैसे कमा के लाता है, महिला तो घर का काम करती है, उसका कैसा अधिकार? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बराबरी का अधिकार है। आपके काम काज में बंटवारा है। हमारे समाज में घरेलू काम को की कोई वैल्यू नहीं है, उसे फाइनेंशियली नहीं देखा जाता। एक रिसर्च में कहा गया था कि अगर हाउस होल्ड चोर्स को, इवन जो काम करते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में महिलाएं, उसको जोड़ दिया जाए तो हमारी जीडीपी बहुत हाई अप हो जाएगी, पर वो नहीं करते। तो इसी तरीके से प्रॉपर्टी राइट होना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल के दौर में आदमी लोग इसे बहुत प्रिविलेज की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर महिला के नाम पे घर खरीदा जाता है तो प्रॉपर्टी टैक्स में उन्हें फ़ायदा होता है। उसी तरीके से पंचायत प्रतिनिधि में अभी 50-50 महिला पुरुष है, तो औरत पंचायत प्रतिनिधि बन जाती है, पंच बन जाती है, पर रिमोट पति के पास होता है। तो रिप्रेजेंटेशन के तौर पे थोड़ा बहुत है, पर अभी भी कमान पितृसत्तात्मक समाज के पास है, पुरुष समाज के पास है, और हमें ये चीज़ थोड़ा सा एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। दे शुड नॉट गेट इट फ्रॉम 2 प्लेस। अरे यार, लड़कों को भी तो हर जगह से मिलता है, दहेज देते हैं ना लड़कों को, तब तो कोई नहीं बोलता। दोनों जगह से मतलब क्या है? अगर पिता की संपत्ति है तो अगर आपके भाइयों को मिल रहा है तो बहन को भी मिलना चाहिए, और अगर पति है तो पत्नी भी तो काम कर रही है ना, बराबरी का काम है। तो ऐसा नहीं कि वो सारी पैसा जमा करके अपने पास रख के वो करती है। कितनी महिलाएं जिनका खुद का अकाउंट है, बैंक अकाउंट नहीं है, अभी भी जॉइंट अकाउंट है महिलाओं का। मेरी मम्मी का भी जॉइंट अकाउंट है, उनका खुद का पर्सनल अकाउंट नहीं है। मैं जेंडर पे काम करती हूँ, तो समझने की जरूरत है। दो वो संपत्ति अपने सीने पे लेकर नहीं जाएंगी। द पॉइंट, हाँ भाई, ये प्लीज इज्जत, ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ओके, ऑनर, इज्जत महिला की, ये हम सबको, मैं थोड़ा सा क्रूड शब्दों में बोलना चाहूंगी। आप सब 105 प्रतिभागी यहाँ पर मौजूद है, मुझे मिला के मुझे लगता है हमारी महिलाओं की इज्जत हमारी योनि में नहीं है, हमारे वजाइना में हमारी इज्जत नहीं है, और महिला इज्जत के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपका बेटा या कोई भी लड़के आता है गाली देता है तो ओके है, पर किसी लड़की के साथ कोई बदतमीजी कर दे, बलात्कार कर दे, तो क्या करते हैं? लड़कियों को अंदर घर के बंद करते हैं, और ये सल्यूशन नहीं है। लड़कियों के हाथ में परिवार की इज्जत नहीं है। ये भी एक सामाजिक ढांचा है जिसे हम अभी तक चुनौती नहीं दे पा रहे हैं। अगर लड़की अपने घर की जिम्मेदारी ले ले तो कहा जाता है ये घर हमारे घर का लड़का है। लड़की की खुद की पहचान को सराहा जाना। थैंक यू अलका बोलने के लिए, बहुत ज़रूरी है। मेरे भी पापा कई बार बोलते हैं कि बेटा बहुत अच्छा, तो मैं उनको टोकती हूँ कि पापा मैं बेटा नहीं बेटी हूँ। तो जब ये बोलती हूँ, मुझे पता है उनका इंटेंशन सही है कि वो मुझे लुक फॉरवर्ड, पर आप जब आप कह देते हो कि ये मेरे घर का लड़का है या बेटा है, तो आप ऑटोमेटिकली ये कह रहे हो कि आप लड़के को प्रेफरेंस दें। और मैं प्लीज़, मैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं एंटी मैन नहीं हूँ, मैं आपको सिर्फ समाज की एक छवि बताना चाहती हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लड़के सेंसिटिव होते होंगे, बहुत सारी चीज़ें, बिल्कुल, पर ये एक सोच है कि कोई भी अच्छा काम सिर्फ लड़का कर सकता है, घर का काम अगर लड़का ही कर सकता है, ऐसा नहीं है। अगर बेटी कर रही है तो हम अनकॉन्शियसली, ये अदृश्य बाउंड्री है, अदृश्य तरीका ये बताने का कि आप लड़की हो और लड़का है, तो ये जेंडर की एक ढांचा है, तो वो समझने की हमें बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। आप बाल विवाह को गरीबी या अमीरी से कैसे जोड़ सकते हो? आपने भी नहीं, मेरा मतलब अमीरी गरीबी से नहीं है। मैंने सिर्फ ये बोला कि गरीबी एक मात्र रीजन नहीं है बाल विवाह का। ये पितृसत्तात्मक ढांचा, हम लड़की को एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि लड़की एक जिम्मेदारी है जिसे हमें निपटाना है। तो पिता ये सोच के कि जल्दी शादी हो जाएगी तो अगर उसके साथ उसे प्रोटेक्शन पति का मिलेगा, तो हम लड़की को एक डब्बे में बिठा के प्रोटेक्शन की चाबी पापा से, फिर ससुराल वाले से, फिर बड़े बेटे पे ट्रांसफर करते हैं। तो इट इज़ नॉट अबाउट गरीबी एंड अमीरी। आई एम सॉरी अगर आपको ऐसा लगा हो।
मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि गरीबी एकमात्र कारण नहीं है, इसके पीछे बहुत ढांचागत व्यवस्था है। अगर उदाहरण के तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब शादी की उम्र 21 साल कर दी जाएगी, तो लड़कियों की शादी की उम्र, प्रजनन स्वास्थ्य, आपकी यौनिकता क्या, आप कैसे कपड़े पहनते हो, आपकी शरीर किसका है, आप कैसे शादी करते हो, किससे शादी करते हो, किस धर्म में शादी करते हो, किस समाज में, सब चीज पे किसी और का पहरा है। और हम सबको इज्जत से जोड़ के, धर्म से जोड़ के देखते हैं, और उसका सबका रिजल्ट हम बड़े आराम से लड़की के माथे पर रख देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। तो आई एम सॉरी अगर आपको ऐसा लगे। एक पत्नी को मिलते कितना है ये मुझे नहीं पता, पति को कितना मिलता है वो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, वो मुझे सच में आइडिया नहीं है, मुझे भी नहीं मिला है कुछ। नेवर टू बी अ वुमेन मे बी टू हर सन, नितिका ने जो कहा है नेवर टू अ वुमेन मे बी टू हर सन, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू रिया। बेटी को बेटी जैसा सम्मान मिलना चाहिए, धन्यवाद। व्हाट डू यू से अबाउट वुमेन बिकमिंग अ कॉज? मैं इंतजार ही कर रही थी कि ये सवाल आएगा। भाई ऐसे कैसे हो सकता है जेंडर पे बात हो और महिला महिला के दुश्मन हो? ऐसी बात ना करें। बहुत घरेलू हिंसा पे कानून बनता है तो भाई महिलाएं मिसयूज करती हैं। चोरी पे कानून बना तो किसी चोर ने मिसयूज नहीं कर, पर लड़की लड़की की दुश्मन है ये। और ये हमारी लड़कियों की तरफ से ही आया, थैंक यू कहने के लिए। तो पहली बात तो हम इसके बहुत लेयर्स है। अब जब बाहर जाते हो, जब दो लड़कों के बीच में मारपीट होती है तो कभी नहीं कहता कि लड़के लड़के का दुश्मन है। हमेशा लड़की को लड़की का दुश्मन इसलिए कहा जाता है, और ये बहुत पॉपुलर सेइंग है, ताकि किसी ने कहानी सुनी है दो बिल्ली और एक बंदर की। तो एक रोटी है, दो बिल्लियों को पे मिलती है तो वो झगड़ा करते हैं कि मुझे ये रोटी चाहिए, मुझे रोटी चाहिए। तो बंदर कम्स इन, और ये इसका कोई प्लीज मेटाफोरिकली कोई कॉनोटेशन नहीं है, सिर्फ एक कहानी के तौर पे समझाने के हिसाब से। तो वो बंदर आता है, बोलता है ठीक है, आधी आधी रोटी देता है, फिर दोनों के तराजू में आधी आधी रोटी करता है। फिर बोलता है एक बिल्ली से कि नहीं यार तेरी रोटी में ज्यादा है, तोड़ के खा जाता है, फिर तोड़ के रखा जाता है, फिर तोड़ के, ऐसे करते करते इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें ज्यादा करके वो दोनों रोटी खा जाते हैं और बिल्लियां देखती रह जाती है। तो ये जो दो लड़कियों को एक दूसरे का, दो महिलाओं का दुश्मन दिखाया जाता है, ये हमारे पितृसत्ता की एक बहुत बड़ी साजिश है। लड़कियों को लड़कियों की तरफ भिड़ाया जाता है, और व्यवस्था ऐसी है कि हम कभी भी एक लड़की को ऊपर चलते हुए देखते तो जब तक एक महिला दूसरी महिला का सहयोग नहीं करेगी, दो महिलाएं, चार महिलाएं, 6 महिलाएं साथ में खड़ी नहीं होंगी, तब तक हम पितृसत्ता से लड़ाई नहीं की जा सकती। दो तरीके से देखा जा सकता है। जेलसी नहीं है, ये गलत तरीका है बोलने का। जलन नहीं होती है कि हमें, जिस तरीके का हमारा समाज है, हम सोचते हैं कि हम आगे बढ़े, और हम देखते हैं कि हम पितृसत्तात्मक ढांचे में बने हुए हैं। मेरी शादी होगी, मैं आगे नहीं बन पा रही, पर मेरी उम्र की कोई लड़की बाहर विदेश जाती है, एंजॉय करती है, वाइन पी रही है, घूम फिर रही है, अपनी मर्जी से रह रही है, तो मुझे अपने मन में कुंठा होती है कि मैं तो नहीं कर पाई, मैं अच्छी औरत बन के भी मैं परेशान हूँ, पर वो अपनी मर्जी से घूम रही है। तो ये फर्क पितृसत्ता करती है। इसके साथ साथ मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि कोई महिला दूसरी महिला को गिराने की कोशिश नहीं करती, पर ये उतना ही है जितना पुरुष दूसरे को गिराने की कोशिश करता है। इन फैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर महिलाएं साथ में सहयोग होकर के एक दूसरे को सपोर्ट करें तो हम पितृसत्तात्मक ढांचे को चुनौती दे पाएंगे, और हमें इसके साथ साथ पुरुषों के साथ भी और बाकी जेंडर पहचानों और यौनिक पहचानों के साथ मिलके रहना पड़ेगा। कोलैबोरेशन इज द की। अकेले जंग कोई नहीं जीत सकता, है ना, कहावत है हिंदी में, अकेला चना बाहर नहीं चल सकता, तो वो वाली बात है। तो लड़कियां लड़कियों की दुश्मन नहीं होती, ये एक बहुत अच्छी कहावत है जो हमें नीचा गिराने के लिए और हमारी कोशिश की जाती है। मुझे ऐसा लगता है क्या 2 बज गए, सॉरी अगर ऐसा इसलिए पिता। किशोर जी मुझे एक बात बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि शादी के बाद महिला के साथ बलात्कार नहीं हो सकता, या महिला के जो पति है वो उसे पीटेगा नहीं, या कोई गारंटी है कि शादी होने के बाद
तो पिता की इंटेंशन सही है अगेन, पर वो जेंडर फर्क में फंस के गड़बड़ हो रही है। और क्योंकि बहुत बड़ा समाज है हमारा, तो वो हमारी असुरक्षित की भावना है। महिलाएं घर में कितनी सुरक्षित हैं वो हमें सोचने की जरूरत है। बाल यौन शोषण के सबसे ज्यादा मामले हमारे निजी रिश्तेदारों के द्वारा किए जाते हैं, और ये न्यूज़ जबानी नहीं, ये फैक्ट है। मुझे लगता है कि आई थिंक कई लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि महिलाओं को सम्मान करना, पर क्यों नहीं सिखाया जाता इंसान का सम्मान करो। मुझे लगता है बच्चों को दिमाग में बिठा देना, ये एक तरीका है देखने का। पर हमें अपनी पहचान, देखिए 2 तरीके हैं। एक होता है आप जब इंसान बोल रहे हैं, जेंडर समानता आने पर पुरुषों के क्या फायदे, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, थैंक यू पूछने के लिए। मैं एक बार रिया जी का सवाल का जवाब देती हूँ, फिर उस पर आई थिंक लास्ट बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आई एम सॉरी। तो पहला वो कि बच्चों को क्यों नहीं समझाते, तो जब आप इंसान बोलेंगे तो इंसान की हमारी आदत है, हम पहचान बोलते हैं, तो इंटेंशन ये नहीं है कि महिलाओं को अलग दिखाना, हमें सम्मान सभी का करना है। पर क्या हम अपनी प्रिविलेज को देखकर वो कर सकते, तो इसका आप इंसान की तरह तो आपको सबको ट्रीट करना चाहिए, पर क्योंकि ये फर्क है तो उस फर्क को एक्नॉलेज भी करना चाहिए कि ऐसा गलत है, इसमें कुछ भेदभाव है, तो क्या आप उस भेदभाव को हटाने के लिए सम्मान कर सकते हैं। तो हमारी बातचीत, हमारी भाषा बहुत रोल प्ले करती है। मनीष जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि जेंडर पे अगर पुरुषों को समझ हो, अगर वो महिलाओं को बराबरी से देख पाए, तो उसमें पुरुषों का भी उतना ही फायदा है, क्योंकि आप किसी को दबा के, किसी को आप अपने पैरों के नीचे रख के कभी खुश नहीं हो सकते। दूसरा, जेंडर का और पितृसत्ता का जो फर्क, जो प्रभाव है वो पुरुषों पे बहुत पड़ता है। जो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक 50 पुलिस कर्मियों के साथ बातचीत की थी और इसी मुद्दे पे बात की थी, तो उन्होंने बताया कि कई बार कॉन्स्टेंटली पुलिस में जब होते हैं ना, आपको कॉन्स्टेंटली कहा जाता है ताकतवर बनो, आप हार नहीं सकते, 10 किलोमीटर भागो, 12 किलोमीटर भागते रहो, रेस्ट नहीं दिया जाता उनके पास। यहाँ तक कि 6 महीने के बाद भी वो लोग 50 लोग एक दूसरे को नंबर के तौर पे करते हैं, तो वो अपना नाम भी नहीं जानते थे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाती और अपने अंदर कुंठा करते रहते। तो वो एक तरीका तो है कि वो हिंसा में निकालते हैं। दूसरा, अंदर जब आपकी भावनाएं बढ़ती रहती ना, तो आप अपनी पोटेंशियल को बंद कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं कोलैप्स हो गए, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और वो भावनाओं से बस्ट हो जाओगे। तो पावर के साथ आपको जो सत्ता मिल रही है, प्रिविलेज मिल रही है, आप भावनात्मक रूप से कमजोर होते जाओगे और किसी के साथ भी जेन्युइन कनेक्शन नहीं बना पाओगे, और आप कभी भी फुली जो आपकी जिस चीज के लिए आप जी रहे हो, खुशी के लिए, वो नहीं जी पाओगे। और इसका इफेक्ट ये भी होता है कि बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, और सिर्फ एक फैक्ट ये है कि डिप्रेशन से आदमी ज्यादा मर रहे हैं और सुसाइड रेट्स भी आदमियों के ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि वो भावनात्मक रूप से अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर रखा है। तो जेंडर का ये है कि अगर आप खुलकर अपनी जेंडर पहचान कर पाओगे, आप ये नहीं सोचोगे कि मेरा मकसद सिर्फ अपनी प्रिविलेज एंजॉय करना है, बराबरी नहीं है, तो जीवन के मजों से हो जाओगे आप। ओके, प्लीज अब ये सवाल रेपिस्ट वाले ना पूछे, क्योंकि आप हिंसा में पूछ सकते हैं और 2 से 3 मिनट बचे हैं। तो आई एम सॉरी अगर किसी के सवाल नहीं हो पाए। आप मुझसे अंत का क्या मैं एक चीज बोल सकती हूँ? हाँ, ओके। सो लास्टली, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस क्वेश्चन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सारी इतनी इम्पोर्टेंट बातें लाई। क्योंकि साहस का फेसबुक पेज काफ़ी एक्टिव है, तो साहस.community करके है, और आप ECF से भी हमारा फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम या ट्विटर हैंडल ले सकते हैं। वहाँ पर आपको हमारे भी प्रोफाइल्स दिख जाएंगे। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपने सवालों के साथ कनेक्ट करने के लिए। मैं अपना ईमेल आईडी लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे अभी वो नहीं पता है, फेसबुक आईडी याद नहीं है, तो आप मेरा ईमेल आईडी लिख सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस शुरू में किसी ने बोला था, उन्होंने बताया था कि मेरी TEDx टॉक भी है, तो अगर आप पूर्वी यादव टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मेरी TEDx टॉक मिल जाएगी, वो भी सुन सकते हैं। थैंक यू।
यस, थैंक यू सो मच पूर्वी। काफी इंटरेक्टिव सेशन रहा और काफी सारे सवाल भी आए। सब सवाल एंड के जो सवाल थे सब सवाल एड्रेस नहीं कर पाए, सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन जैसे पूर्वी ने अभी एक सॉल्यूशन शेयर किया है कि ईमेल आईडी प्लीज आप नोट करके रखिए और आप ईमेल पे आपके सवाल जरूर आप पूछ सकते हैं। सो ये वेबिनार के कंक्लूड के तरफ, थैंक यू नोट की तरफ बढ़ने से पहले एक दो बातें मैं शेयर करना चाहूंगा। एक तो कुछ पार्टिसिपेंट वेबिनार के रिकॉर्डिंग के बारे में हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि हमारा प्रोजेक्ट ट्रेज का एक ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ पे ये सारे वेबिनार्स के वीडियो हम अपलोड करेंगे और उसका लिंक हम आपके साथ शेयर करेंगे। वहाँ पे आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और साथ में मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि ये पूरे वेबिनार सीरीज का पूरा प्लानिंग या आयोजन करने में हमारे पार्टनर फ्रीडरिक एबर्ट स्टिफ्टुंग इंडिया का काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट मिला है। तो इस सपोर्ट के लिए प्रोजेक्ट रेज के तरफ से और आप सभी के तरफ से हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। और अभी वेबिनार के कंक्लूड के तरफ, थैंक यू नोट के तरफ हम बढ़ते हैं और ये थैंक यू नोट हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन विकल्प राजस्थान से योगेश जी करने वाले हैं। तो मैं योगेश जी को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। योगेश जी। जी योगेश। यस। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा पूरा और सभी साथी लोग बहुत एंगेज रहे। जो ये चर्चा ही ऐसी है, क्योंकि जब भी अपन देखते हैं कि जीवन से जुड़े मुद्दे हैं और उन मुद्दों पे जब भी थोड़ा सा कुरेदो और बहुत सारी चीजें निकल के आई, तो पूर्वी जी ने जिस तरीके से पूरी चर्चा को इनिशिएट किया, खेलों के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, स्लाइड दिखा के माध्यम से लोगों ने अपना लिखा, और फिर जो स्पेस है, तो कई बार होता है कि ऐसी जीवन से जुड़ी चर्चाओं को यदि हम सेफ स्पेस क्रिएट करते हैं लोग धीरे धीरे, तो अभी आप देख रहे थे कि शुरू में कम लेकिन एंड में खूब सारे सवाल, बातें, शेयरिंग, पर्सनल शेयरिंग आना शुरू हुई। एंड यही इसकी खूबसूरती है कि वो अब है। लेकिन अब क्या करो, चूंकि समय की अपनी एक चीजें हैं, बंधन हैं, तो हमको यहाँ पर उसको रोकना पड़ रहा था। लेकिन मैं बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट का, जिन्होंने इस शिद्दत से इसको दिल से लिया और उन्होंने इतनी सारी बातें की, शेयर किया। तो इस चीज को आगे ले जाने में, बात करने में, उसको समझने में और मौका मिला। जो साथी नहीं बोल पाए शायद उनको भी वो अवसर मिला कि उनकी बहुत सारी चर्चाएं इस तरह से आ गई, जिस तरीके से पूर्वी जी ने उसको पूरा रखा। तो जो एक्टिविटी थी शायद उसमें जेंडर से जुड़ी धारणाओं और हमारे अंदर जो गहरे बैठी हुई जो चीजें हैं उसको उकेरने में मदद मिला, सबसे पहली वाली एक्टिविटी। और अपन बोल सकते हैं कि जो बैठी हुई धारणाएं हैं उनके आधार पर हम व्यवहार करते हैं और वो व्यवहार ही हमारी पहचान बन जाता है आगे जाकर। सो ये संदेश वहां से निकल के आया। और जब अपने 3 संदेश वाली एक्टिविटी की तो पता चला कि अपन सबकी जिंदगियों में अलग अलग तरीके से वो जेंडर का कंस्ट्रक्शन हुआ, जेंडर बना, और हम उसी तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर दिए। तो ये सब चीजें हैं। और मैंने भी सीखा अपने जिंदगी में कि ये जो जेंडर का कंस्ट्रक्शन है, जो बनावट है, जो बुनावट है जेंडर की, वो भूमिकाओं के आधार पर, भावनाओं के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, शक्ति के उपयोग और उसकी छूट के आधार पर बनते हैं। और फिर हमको लगता है कि ये तो मेरा ही है, और फिर हम उसको बढ़ना शुरू कर दें। विशेषकर यदि मैं पुरुष की तरह से सोच के देखूं तो मुझे जो जो चीजें, जो जो छूट, जो जो आजादी मिली, मुझे लगती है ये तो मेरा ही है, अब मैं इसको बिल्कुल ना छोड़ूं, और उसी में मुझे अपनी खुशी लगती है। और जब कभी उसके क्षेत्र में कोई आता है तो मुझे वो गुस्सा आता है और मैं फिर एक एरोगेंट व्यक्ति बनता हूं और मैं फिर वो अलग अलग तरीके की मर्दानगी में चला जाता हूं। जैसा एक साथी ने पूछा कि यदि पुरुष को क्या इन समानताओं से फायदा मिलेगा, तो पुरुष पर जो प्रेशर है उनसे वो बाहर आ, वो एक प्रेशर कुकर की तरह से हो गया है अभी, कि हर जगह पे उसकी सीटी आती रहती है। हर छोटी सी चीज यदि कहीं पे दबती है तो उसको एकदम उसके लिए मतलब वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो यदि ये समानता की बात आगे बढ़ती है तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा फायदा होगा पुरुषों का, बजाय मुझे लग रहा है महिलाओं की बजाय पुरुषों का फायदा ज्यादा होना है। हम एक मानव हो जाएंगे, एक इंसान की तरफ से बढ़ना शुरू करेंगे। तो ये मुझे समझ में आया। जो आपकी पूरी चर्चा में था कि जेंडर की बुनावट जो है वो हमको अलग अलग बॉक्स में बांध दे रही थी और वो बॉक्स हमकी पहचान बनाएगी, लेकिन वो जातियों के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, यौनिकता के हिसाब से, जगहों के हिसाब से, खान पान या संस्कृति के हिसाब से वो बदल रहे हैं।
वो और बदले हुए रूप हैं, तो कई बार उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए डीकंस्ट्रक्शन जो है उसको तोड़ना, उस पर सवाल उठाना, उसको चुनौती देना अपने आप में थोड़ा एक और चुनौतीपूर्ण काम है। तो शायद हम लग रहा है कि अगले सेशनों में इस पे और थोड़ी बात होगी, कैसे हम इसको चुनौती दें, कैसे हम इसको आगे बढ़ जाएं, तब शायद हम लोग इसको ठीक से कर सकते हैं। और इसको यदि बहुत छोटी तरीके से हम समझते हैं, जितने साथी लोग हैं, तो छोटे छोटे जो एग्जाम्पल है उससे कर सकते हैं। एक तो खुद के जेंडर को समझना, अलग अलग विचारों को समझना, अलग अलग पर्सपेक्टिव समझना, एक शुरुआत यहाँ से हो सकती है। दूसरा, एक कोशिश हो सकती है कि कैसे हम उन पहचानों के द्वारा जो हम बन जाते हैं, महिला पुरुष या और कोई मतलब अलग तरीके की पहचान वाले, उसको हम छोड़ने की कोशिश शुरू कर सकते हैं। ऐसा दूसरा वाला। तीसरा तरीका है कि जो भी जेंडर का बॉक्स हमको मिला है और उससे हमारी पहचान और जो पावर मिली है, हम उसको सकारात्मक समानता के लिए उपयोग करने की कोशिश करना शुरू कर सकते हैं। और शायद जो भाषाएं गढ़ी गई है, उन भाषाओं पर उसको समझना और उसको फिर से सवाल उठाने की कोशिश करना शुरू कर सकते हैं। और आखिरी जो है कि खुद की भावना, खुद की महसूसियत को गहराई से समझना और फिर उसको समझना है कि क्या मैं इसके जरिए कुछ और तो नहीं कर रहा हूँ। तो फिर मुझे लग रहा है कि एक सरल तरीका यहाँ से शुरू हो सकता है। सो इस पूरी चर्चा के लिए सभी सहभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वी जी ने जिस सहज तरीके से इसको लिया और नए आयाम का रास्ता खोल दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जानता हूँ कि बहुत सारे अलग अलग काम करती है। आप यदि उनके इस अलग अलग सोशल हैंडल पे जाएंगे तो रोज एक नई बात आपको वहां से सीखने को मिल सकती है। और खुद तो एक बहुत प्रेरणादायी व्यक्तित्व है ही है। और ECF का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह की चर्चा मैं भी देख रहा हूँ कि अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग उम्र से लोग इसके अंदर जुड़े और इस तरह की चर्चा को इस जगह पे लाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दूसरा दिन है भी इतना एक्साइटिंग है, तो आप देख सकते हैं कि 25 तारीख तक आप लगातार इस जर्नी में जुड़ेंगे तो कितना एक्साइटमेंट रहेगा और हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो बहुत धन्यवाद। मुझे भी ये मौका मिला इसका हिस्सा बनने के लिए, इसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच योगित जी। और जैसे आपने कहा कि पूरा वेबिनार सीरीज एक्साइटेड होने वाला है, सो उसी तरह कल का भी दिन काफी एक्साइटेड होगा आपके लिए, तो प्लीज आप ज्वाइन कीजिए। और कल का हमारा टॉपिक ही है कि मैस्कुलिनिटी एंड पावर, मर्दानगी और सत्ता का क्या जुड़ाव है, इसके ऊपर हम गहराई से जानेंगे। और काफी एक्सपीरियंस रिसोर्स पर्सन कल के लिए भी है, सतीश सिंह करके, जो काफी सालों से पुरुषों के साथ उन्होंने काम किया है, उनका खुद का अनुभव है। तो ये सब उनका खुद का रिफ्लेक्शन और मर्दानगी और पावर को इन डिटेल आपको थोड़ा समझने का मौका कल भी मिलेगा। सो प्लीज ज्वाइन टुमारो ऑल्सो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। यस, थैंक यू।